बोल रहा है सॉल्वेट का आ गया। अनंत बाबू, जो आपका ये हाइड्रेट है ना, हाइड्रेट, ये एक स्पेशल केस है सॉल्वेट का। तो जब हम हाइड्रेट पढ़ेंगे ना तो यहीं पे डिस्कशन हो जाएगा सॉल्वेट अपना, ठीक है? तो उसके लिए परेशान ना होइए, ठीक है? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। आज क्लास जेई क्लास, हाँ ठीक है, मतलब कह सकते हो कि आज बोर्ड्स वाली चीज जो है वो अपन नहीं पढ़ रहे हैं। आज मेनली अपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो आने की संभावनाएं हैं वही पढ़ रहे हैं। और इससे ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं, आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ठाक नंबर में। हो गया नोट डाउन सबका? चैट बॉक्स पे भी ध्यान दीजिए भैया। चैट बॉक्स जो है वो मतलब अलग से मुझे खोल के देखना पड़ता है, वो एक ही बार में यहाँ पे ओपन नहीं रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। चलो बढ़िया। कोई बात नहीं आदर्श, मैं देख लूंगा, मैं टाइम टाइम पे देख लेता हूं, तो तुम उसके लिए परेशान नहीं हो। और जब देखूंगा तो मैं तुम्हें मौका दूंगा पूरा कि अपना कष्ट प्रस्तुत कर सकते हो। चलो बढ़िया। सो ठीक है वैष्णवी, लिखो, जल्दी से लिखो बेटा, कोई जल्दी नहीं है। चलो ठीक है, तो हम एक एक करके बात करते चलते हैं। सबसे पहला अपने पास है आइसोमरिज्म में, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। अभी आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या कहता है? चलो इसका एक एग्जांपल पहले लेता हूँ। एग्जांपल देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म कहता क्या है। मेरे पास मान लो एक कंपाउंड है CO। हमने स्टार्ट में ऐसे कंपाउंड्स देखे हैं, CO, NH3, 5Br, SO4। या एक दूसरा कंपाउंड लेता हूं मैं, CO, NH3, 5SO4, और इसके साथ आ गया Br। अब इन दोनों केसेस में तुम देखो तो दोनों केसेस में दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। इसको जब हम हाइड्रेट करेंगे, इसको जब आयोनाइज किया जाएगा, ये जब आयोनाइज होगा, ये जब अपने पास आयोनाइज होगा तो क्या बनेगा? तो हमको पता है कि ये आयोनाइज होकर बन जाएगा CO, NH3, 5Br, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, सॉरी +2, क्योंकि सल्फेट है तो +2 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है? ये हो जाएगा CO, NH3, 5SO4, और यहाँ माइनस, और यहाँ सॉरी प्लस, और यहाँ Br माइनस, ये होने वाला है, ठीक है? अब इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है? देखो दोनों केसेस में डिफरेंस यही है कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जब दोनों को आयोनाइज करते हैं तो जो हमको प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इस केस में आयोनाइज होने पर अलग प्रोडक्ट मिल रहा है, इस केस में आयोनाइज होने पर अलग प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है? तो वैसे कोई भी दो कंपाउंड्स जिनका आइसोमेरिक रिलेशन है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आयोनाइज करने पे अगर वो अलग अलग प्रोडक्ट देंगे तो हम कहेंगे कि भैया वो दोनों एक दूसरे के लिए आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। उन दोनों में कैसा रिलेशन है? तो आयोनाइजेशन आइसोमर का रिलेशन है। चलिए भैया, इसके लिए पॉइंट अपन लिखते चलते हैं। तो इसके लिए कह रहा हूं, अब देखो ये इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसको ध्यान देना। तो कह सकते हैं कि आइसोमर्स produces different ions in by ionization, ठीक है? तो वैसे आइसोमर्स जो अलग अलग आयंस बनाते हैं आयोनाइजेशन होने के बाद, हम उसको कह सकते हैं कि वो आइसोमरिज्म जो एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। एग्जांपल में इन दोनों को हम लिख सकते हैं, ठीक है? चलेगा? चलिए तो पहले रुक जाइए, एक और भी लिख लेते हैं, फिर दोनों आप आराम से लिखिएगा, एक और समझ लेते हैं। सेकंड अपने पास है, सेकंड कौन सा था? लिंकेज, लिंकेज, ठीक है। चलो
लिंकेज। अब ये लिंकेज क्या कहता है, देखो वर्ड से क्लियर यहाँ पे कहानी लिंकेज की। क्या, मान लो अपने पास एक कंपाउंड है CO NH3 ले लेते हैं, मान लो इसके साथ लगा हुआ है NO2, ठीक है। बाहर में किसी को रख लो, मान लो यहाँ रख लिया Br2, 2 3 3 + 3, ठीक है। यहाँ पे हो गया CO NH3 5 5 ले लो 5, उसके बाद ONO, ये ध्यान देना, और बाहर में क्या हो गया Br2, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे कहानी जो डिफर कर रही है वो इस जगह कर रही है, यहाँ पे NO2 है और यहाँ ONO है, लिगेंड सेम है, सब कुछ सेम है, आयोनाइज करने वाली चीज भी सेम है, बस दोनों में क्या है कि अंदर में जो लिगेंड है उसका जो लिंकेज है वो बदल गया। यहाँ पे जो लिंकेज है वो नाइट्रोजन से है, नाइट्रोजन लिगेंड है, मतलब लिगेंड NO2 ही है लेकिन उसका जो डोनेट करने वाला साइट है वो नाइट्रोजन है, यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है। तो अगर ऐसी कहानी हो गई तो हम बोलते हैं कि दिस इज अ लिंकेज आइसोमरिज्म। अब यहाँ पे ना नेम में एक चीज होता है कि जब ऐसे कंपाउंड्स के हम नेम लिखते हैं, तो जैसे इसका पूरा नाम लिखिएगा, तो जहां पे यहाँ NO2 के लिए आप लिखिएगा नाइट्रो या नाइट्रीटो, जब लिखिएगा तो वहां पे आपको ऐसे यूज करना होता है N नाइट्रो। इससे पता चलता है कि अपना जो लिंकेज है वो किसके थ्रू है, तो भैया N के थ्रू है। और बाकी कहानी सेम, यहां जब लिखिएगा तो यहां लिखिएगा O नाइट्रो या नाइट्रीटो, ठीक है। और कल भी हमने इस चीज पे चर्चा की थी एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि भैया इनका नेम जो है वो थोड़ा बदल जाता है, यहाँ लिंकेज को मेंशन कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये एम्बिडेंटेट में होगा, किसी और में भी हो सकता है, ये तो एम्बिडेंटेट है तो मान लिए, किसी और में होगा, नहीं भैया नहीं होगा, ये जब कभी भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ कहां होगा, एम्बिडेंटेट में होगा, जहां पे लिंकेज जो है वो बदल जाया करेगा, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं फटाफट से, तो यहां पर लिख लेते हैं आइसोमर्स in which linkage of ambidentate ligands differs। मतलब वैसी कहानी जहां एम्बिडेंटेट लिगेंड्स का जो लिंकेज है वो डिफर कर जाता है, तो हम वैसे आइसोमरिज्म को कहते हैं कि दैट इज अ लिंकेज आइसोमरिज्म। चलेगा क्या, चलिए। तो इन दोनों का आप नोट डाउन कीजिए, बाकी किसी को कष्ट हो तो अपना कष्ट बयां कीजिए और इन दोनों को नोट डाउन कीजिए। रिया बोले किस कोई और एग्जांपल लिंकेज आइसोमरिज्म का। रिया जहां पे NO2 रखी है वहां पे HCN रख लो, वहां पे CN और NC रख लो, बदल जाएगी कहानी। बिल्कुल आरीज, ये अपने पास तभी होगा जब वहां पे एम्बिडेंटेट होगा। आनंद कह रहा है CN वाले केस में भी हो सकता, बिल्कुल होगा आनंद, CN NC होगा ही होगा। तो जहां एम्बिडेंटेट है वहां कहानी बदल जाएगी। नेम में भी आपको ध्यान रखना है कि जब इसका नेम लिखिएगा तो वहां पे आपको ना जहां से लिंकेज है उस लिंकेज वाले को मेंशन करना होता है, ठीक है। अभी भी किसी को कष्ट है तो हैंड टच कर सकते हो, बात कर सकते हैं अपन इसके ऊपर। इसके पहले वाला स्लाइड ओपन कर दो 1 मिनट के लिए, चलो भाई, बस नाम ही तो था इसमें, ठीक है अनुष्का, चलो ठीक है, डन। लिख लिया सबने इसको, कोई अभी जो लिख रहा है इसको, कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है,
नहीं है, चलो बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ जी, इसको लिखिए, लिंकेज क्या होता है। हो गया, सबका हो गया यहां तक? चलिए बढ़िया, कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आते हैं, लिंकेज। लिंकेज के बाद अपने पास है दैट इज हाइड्रेट। अब ये हाइड्रेट क्या है? देखो हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मान लो अपने को ले लिया कोई एक मॉलिक्यूल CrH2O 5Cl, और बाद मान लो बाद में बाहर में Cl2 है, ठीक है। मान लो एक ऐसा एग्जांपल ले लिया, 5 6 6, एक वाटर भी है मान लो यहाँ, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। चलो एक और मान लो मैं ले लेता हूँ ऐसे CrH2O 4, यहाँ मान लो Cl2 हो गया, बाहर में एक Cl ले लो, और यहाँ 2H2 ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों में देखोगे ना, तो दोनों में बस एक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो अंदर में H2O है, और ये यहाँ पे एक अंदर में 5 H2O है, बाहर में एक H2O है, या अंदर में 4 H2O है, बाहर में 2 H2O है, ठीक है। तो इस केस में आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ एज अ लिगेंड और यहाँ एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, वो सेम यहाँ नहीं है। यहाँ पे लिगेंड 4 है, यहाँ लिगेंड 5 है, यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 1 है, यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 है। और इन दोनों का आप जनरल फॉर्मूला, कॉमन नेम, आप कॉमन फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं भैया इनका जो कॉमन फॉर्मूला होगा, कुछ जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर लिखें तो CrCl3, वाटर कितना है 6, तो 6H2O। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से दोनों बने हुए हैं। इस केस में ये 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ये यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 1 है, और यहाँ 2 है। तो कोई भी ऐसे दो आइसोमर्स जिसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स जो वाटर के फॉर्म में है और जो वहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, अगर वो बदल जाए तो हम कह सकते हैं कि वो अपने लिए हाइड्रेट कहला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका फंडा क्या है, तो मैं लिख देता हूं, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि भैया यहां पे आपका आइसोमर्स इन विच नंबर ऑफ लिगेंड्स स्लैश water of crystallization differs लिगेंड में भी कौन होना चाहिए, H2O, ठीक है। तो इस तरह का अगर आइसोमरिज्म आपको दिखता है तो आप कह सकते हैं कि दैट इज अ हाइड्रेट आइसोमरिज्म। अब देखो ना, बहुत लोग ये सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल पहले वाला जैसा है कि अंदर का आयन बाहर हो गया, बाहर का आयन अंदर हो गया, ऐसी वाली कहानी है। हाँ बिल्कुल वैसा ही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ कोई आयन इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, बस इतना का ही फर्क है। बिल्कुल पहले वाला ही जैसा है, कुछ अलग नहीं है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जब अंदर से बाहर या बाहर से अंदर हो रहा होता है, तो उस तरह का आइसोमरिज्म को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। अब ये जो है ना, एक स्पेशल केस है अपना सॉल्वेट का, ये एक स्पेशल केस है सॉल्वेट का। तो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ सॉल्वेट आइसोमर। अब सवाल उठता है कि फिर सॉल्वेट क्या है? तो सॉल्वेट आइसोमर का मतलब हुआ कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो था ये वाटर था,
मान लो कोई ऐसा आइसोमर एग्जिस्ट किया जहां सॉल्वेंट कुछ और ले लिया, कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लिया, तो अगर सॉल्वेंट बदल गया, वो वाटर नहीं रह के कुछ और हो गया, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि दैट इज अ सॉल्वेट आइसोमर। ठीक है, तो बेसिकली सॉल्वेट आइसोमर क्या है, तो मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं, सॉल्वेट सॉल्वेंट डिफर देन H2O। अगर सॉल्वेंट वाटर के अलावा कुछ और ले लिया तो हम उसको सॉल्वेट के कैटेगरी में रख लेंगे। एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। मान लो अमोनिया ले लिया, ठीक है, तो अब अमोनिया ले लिया, तो स्टार्ट स्टार्ट वाला एग्जांपल याद करो, CO, हमने कंपाउंड एक लिया था जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था CO Cl3.6NH3, इसकी कहानी। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, CO NH3 6 और ये मान लो Cl3 है, और यहां ले लेते हैं CO NH3 5 Cl, बाहर में Cl2 और NH3। ठीक है, तो इन दोनों की कहानी कैसी है, तो भैया अपने पास जो अंदर का एक NH3 है वो कहाँ चला गया, बाहर में, बाहर का एक Cl जो था वो अंदर चला आया। तो इन दोनों को हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे क्या है, सॉल्वेट है। ठीक है, तो बेसिकली वाटर की जगह पे कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लिया, न्यूट्रल होना चाहिए, सॉल्वेंट होगा तो क्या रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा, उस पर चार्ज नहीं रहेगा, केटायन एनायन नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि दैट इज अ सॉल्वेट आइसोमरिज्म। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए, बाकी देखता हूं मैं किसी को कष्ट हो तो उसका निवारण किया जाएगा। सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो ये आइसोमर्स कैसे दिखाएगा, किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, एक सेकंड रुको मुझे देखने दो, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है भाई। और तीनों में 3 5 6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है आदर्श, किसका बोल रहा है सेम नहीं है। हाइड्रेट वाला नहीं हुआ था अभी, सॉल्वेट, अच्छा लिख लो लिख लो, मैं दे दिया, टाइम दे दिया, लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो, फिर बात करेंगे अपन उस पर। किसी को ऐसा है कि भैया समझ नहीं आया दोनों सॉल्वेट या फिर ये अपना हाइड्रेट, तो बता दो, उस पर बात कर लें अपन। उस टाइम वाटर कम था, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ अरे तुम कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हो ना, वहां पे कोई सॉल्वेंट, तुम ईथर लगा लो वहां पे, तुम वहां पे क्या करो, ईथर को एज अ लिगेंड ले लो और ईथर को आगे पीछे कर लो, एल्कोहल ले लो, एल्कोहल को आगे पीछे कर लो, चलेगा तुम्हारा। जहां जहां लोन पेयर है वो कैसे वर्क कर सकता है, लिगेंड जैसा काम कर सकता है, लिगेंड जैसा काम करेगा तो सॉल्वेंट बन गया। ये न्यूट्रल है, वो सॉल्वेंट यूज होता ही है, वो तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए ठीक है, डन है आरिफ। कौन हैंडरेज किया था अभी, किसने हैंडरेज किया था यार, मिस हो गया, हैंडरेज करो वापस से। तो रिया कुछ कह रही है, बोलो रिया। सर तो ये हाइड्रेट आइसोमर इसका जितना भी एग्जांपल होगा वो सब डबल सॉल्ट का भी तो एग्जांपल होगा। बाबू डबल सॉल्ट कैसे होगा, डबल सॉल्ट होता तो सारे आयंस उसके ब्रेक हो जाते, क्या सारे आयन ब्रेक होंगे इसमें,
नो सर। हाँ फिर डबल सॉल्ट कैसे हुआ? हाँ सर, हो गया। बढ़िया। हाँ जी, कोई और? नहीं है? चलिए ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से, ये एग्जांपल भी, फिर अपन आते हैं कोऑर्डिनेशन पे। हो गए सबके? चलिए ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेशन पे। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म क्या होता है, चलिए भैया पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। हम एग्जांपल देखेंगे समझ जाएंगे कि भैया ये क्या है। तो मान लो मेरे पास ऐसा है, CONH3 6 ले लिया मान लो, इसके साथ एक और भी है CrCN6। हमने ऐसे कंपाउंड देखे थे, याद करो, ऐसे कंपाउंड देखा था, नाम भी लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे केटायन और एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, दोनों ही कोऑर्डिनेशन है, दोनों ही के अंदर में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अगर याद करो तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन, इसका भी +3 था, इसका -3 था, तो ये बेसिकली एनायन था और ये बेसिकली केटायन था, हमने इसका नाम लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, केटायन एनायन दोनों ही जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये केटायन है ये एनायन है, दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। अब मान लो कि एक मैं दूसरा यहाँ कंपाउंड बना रहा हूं, इस दूसरे वाले कंपाउंड को ध्यान देना, मैंने क्या किया, CONH3 5 और यहाँ CN कर लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ अपने पास क्या हो गया, CrCN5 और इसके साथ एक NH3 आ गया। तो किया क्या, बेसिकली किया ये कि इसमें से एक लिगेंड इसमें डाल दिया और इसका एक लिगेंड इसमें डाल दिया। मतलब कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें केटायन एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, ये जरूरी है, केटायन और एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो और दोनों में ना लिगेंड का एक्सचेंज हो जाए, केटायन एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो और उसके अंदर में अगर लिगेंड का एक्सचेंज हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दैट विल बी अ कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ड्यू टू exchange of ligands between cation and anion, cation and anion in coordination compound having both as complex structure। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर आपके पास एग्जांपल में ये, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके पास दोनों केटायन एनायन दोनों ही अगर आप जो हैं वो कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं और दोनों ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले हैं और उन दोनों के बीच में अगर लिगेंड का एक्सचेंज हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इस तरह का जो आइसोमरिज्म है
वो अपने पास कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कहला जाएगा। चलेगा? ठीक है, लिखिए, इसको नोट डाउन कीजिए, बाकी देखता हूँ किसी को कष्ट हो तो, किसी को कष्ट हो तो हैंड रेज करो, अपन उस पर बात करेंगे। CONH3 यूनिवर्सल एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल आनंद, CONH3 यूनिवर्सल एग्जाम्पल ही है। बिकॉज तुम देखोगे तो एनसीईआरटी अपनी कहानी ही वहीं से स्टार्ट करती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आदर्श, ये सिर्फ और सिर्फ अगर दोनों कॉम्प्लेक्स हुए तो ही ये वैलिड है। मतलब केटायन एनायन कॉम्प्लेक्स होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ, उसमें से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बढ़िया। अनुष्का कह रही है दोनों का एक ही लिगेंड एक्सचेंज होगा क्या? अनुष्का, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही लिगेंड एक्सचेंज होगा, कितने भी लिगेंड एक्सचेंज हो सकते हैं, वहां नंबर थोड़ी मेंशन है। अगर एक ही होता तो आप मेंशन करते ना कि एक ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कितने भी लिगेंड एक्सचेंज हो सकते हैं। हो सकता है एक, हो सकता है दो, हो सकता है सारे के सारे हो जाए। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि लिगेंड एक्सचेंज नहीं होगा, एक ही होगा। तो ये भी पॉसिबल है कि लिगेंड, ऑब्वियस है, लिगेंड एक्सचेंज होगा तो नाम तो बदलेगा ही बदलेगा। तो ये भी बिल्कुल, मतलब शॉर्ट शॉर्ट बात है कि आपके कंपाउंड का नाम तो आसानी से बदल जाएगा, बिल्कुल हो सकता है कि अलग हो जाए। ठीक है, केटायन एनायन का पोजीशन भी हो सकता है बदल जाए, केटायन दूसरा मेटल हो जाए, एनायन दूसरा मेटल हो जाए, ये भी संभावना है। चलिए ठीक है, एक और पढ़ते हैं, फिर एक एग्जांपल करेंगे अच्छा सा। ठीक है, चलो एक और करते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन। अब ये ना कोऑर्डिनेशन वाले से ना बड़ा मिलता जुलता है, बहुत मिलता जुलता है, लेकिन एक ही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, इस एग्जांपल को याद हो अगर आपको तो, ऐसा एग्जांपल हमने कभी किया था। हाँ, ब्रिज में किया था, बढ़िया। ठीक है, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है। एक दो तीन चार, चार चार ये हो गया। ठीक, तो एक सेकंड, इसको हम कर लेते हैं, तीन, ये हो गया Cl, CO, OH, चार तो छः, तो यहाँ हो गया तीन, ये हो गया Cl, ये हो गया,
चलो ठीक है। तो अब यहां एक चीज नोटिस करो इन दोनों में, तो हमको इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है। देखो पूरी पूरी जो कहानी है ना, बाहर की कहानी तो बिल्कुल सेम है, अंदर में क्या हो रहा है ना कि अंदर में पोजीशंस बदल जा रहे हैं। किसके पोजीशन बदल रहे हैं? हो सकता है कि लिगेंड का पोजीशन बदल गया जब दो सेंट्रल मेटल एटम है उसके रेस्पेक्ट में, या उन सेंट्रल मेटल एटम का ही पोजीशन बदल गया। तो ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक ही स्ट्रक्चर के अंदर में अगर उसके पास दो या दो से अधिक अपने पास सेंट्रल मेटल एटम है, एक स्ट्रक्चर है ये पूरा कॉम्प्लेक्स, इसमें दो या दो से अधिक अगर सेंट्रल मेटल एटम है, और कहता है कि लिगेंड का पोजीशन बदल गया या सेंट्रल मेटल एटम का ही पोजीशन बदल गया, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि दैट इज अ कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, इस चीज को ध्यान दो। इन मल्टी न्यूक्लियर, मतलब अपने पास सेंट्रल मेटल एटम है दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो पोजीशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या लिगेंड चेंजेस। ठीक है, तो अगर आपका पॉलीन्यूक्लियर, आपको कोई भी कंपाउंड दिख रहा है जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियर है, मतलब दो या दो से अधिक सेंट्रल मेटल एटम है, और उनके बीच में लिगेंड का एक्सचेंज हो जाए या सेंट्रल मेटल एटम ही बदल जाए, उनका ही एक्सचेंज हो जाए, इधर से उधर उधर से इधर हो जाए सेंट्रल मेटल एटम, तो वैसे केसेस में हम कह सकते हैं कि दैट विल बी अ कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म की। अगर तुम यहां पे ये ना भी लिखो ना तो दिक्कत नहीं होने वाला, यहां पे सिर्फ लिगेंड भी लिख दो, अगर तुम इसको नहीं लिखो, सेंट्रल मेटल एटम नहीं लिखो, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझेंगे क्यों नहीं पड़ेगा, पर उससे कोई खास लेना देना नहीं है, सिर्फ तुम लिगेंड भी लिखो तो काम चल जाएगा। तो एक ही डब्बे के अंदर अगर लिगेंड अपना पोजीशन बदल लिया तो कोऑर्डिनेशन, और दो डब्बे में अगर लिगेंड ने अपना पोजीशन एक ही डब्बे में अगर पोजीशन बदला तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन, दो डब्बे में अगर लिगेंड ने अपना पोजीशन बदला तो सिंपली कोऑर्डिनेशन, बस यही फर्क है। ठीक है, तो यहां जब दो डब्बे थे तो लिगेंड ने अपना पोजीशन बदला तो ये कोऑर्डिनेशन हो गया, और एक ही डब्बे के अंदर में लिगेंड ने अपना पोजीशन बदल लिया तो भैया ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन पोजीशन हो गया। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहां तक बाकी कोई चीज ऐसी लगती हो समझ नहीं है तो मुझे बता देना। इन केस ऑफ पोजीशन लिगेंड चेंज हो रहा है, बिल्कुल वैष्णवी कह सकती है कि लिगेंड चेंज हो रहा है या सेंट्रल मेटल एटम चेंज हो रहा है, दोनों में से कुछ भी कहेगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, सर सेंट्रल मेटल एटम सेम होगा तो कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल मेटल एटम का पोजीशन चेंज हुआ है? अरे लिगेंड बदलते हुए दिखेगा ना हमको, यहां समझो। मान लो इस केस में मैं क्या करता, मैं सारे के सारे NH3 4 जो है इसको उठा के मान लो यहां रख देता, और ये पूरा सेट उठा के मैं यहां रख देता, तो मैं इसको ये नहीं कह सकता कि अपने पास सेंट्रल मेटल एटम तो सेम ही है लेकिन लिगेंड का पोजीशन बदल गया। या इसी चीज को बस मैं उल्टा करके लिख देता, मैं इसी चीज को, इसी कहानी को उल्टा करके लिख देता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वहां पोजीशन बदला, लेकिन अगर दोनों सेम एटम है और लिगेंड एग्जैक्टली सेम है तो हमारा दोनों कंपाउंड सेम ही बन जाएगा। फिर जैसे इस केस में मान लो मैं इस पूरे को उठा के यहां कर दूं और इस पूरे को उठा के यहां कर दूं, तो कंपाउंड थोड़ी बदला, सेम रह गया, लेकिन यही CO की जगह CR कर देता और CR को यहां और CO को यहां कर देता, कहानी बदल जाती। तो सेंट्रल मेटल एटम बदल गया, लिगेंड जो है हमको दिख रहा है कि उसी पोजीशन पे रह गए। अब एक बात बताओ, तुम इसको उल्टा भी समझ सकते हो। कैसे? तुम बोले हो कि लिगेंड ने अपना पोजीशन यहां से यहां कर लिया और इस वाले ने यहां से यहां कर लिया, सेंट्रल मेटल एटम अपने ही जगह रह गया, तो इसलिए फर्क ही नहीं पड़ता, तुम सेंट्रल मेटल एटम ना लिखो, तुम सिर्फ लिगेंड भी लिखो तो काम चल जाएगा। डन है आर्यन? बढ़िया। कोऑर्डिनेशन में सेंट्रल मेटल एटम चेंज नहीं हो रहा है, रिया कोऑर्डिनेशन में भी सेंट्रल मेटल एटम बदल सकती है, लेकिन तुम लिगेंड भी लिखे हो ना तो वो काम सेटिस्फाई कर गया। चलो एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान दो यहाँ पे, एक एग्जांपल यहाँ पे। ठीक है, CO
NH3, मैं पुराना वाला एग्जांपल ही ले रहा हूं, ये है और यहाँ पे है CrCN6, ठीक है। मैं दूसरा लिख रहा हूं यहाँ कंपाउंड CrNH3 6 और यहाँ लिख लिया COCN6, ठीक है। पहले ये देख के बताओ कि ये दोनों में कौन सा रिलेशन है, इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, कोऑर्डिनेशन है या कोऑर्डिनेशन पोजीशन है। जल्दी से मुझे बताओ कि कोऑर्डिनेशन है या कोऑर्डिनेशन पोजीशन है, फटाफट से मैसेज करो मुझे, कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन पोजीशन। वैष्णवी कोऑर्डिनेशन पोजीशन कैसे होगा, ये पॉलीन्यूक्लियर थोड़ी है, यह मल्टी न्यूक्लियर है, नहीं है ना, ये दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन कैसे हो सकता है। कोऑर्डिनेशन पोजीशन होने के लिए ये जरूरी है ना कि दोनों के दोनों अपने पास एक ही डब्बे के अंदर में हो, बस सेंट्रल मेटल एटम दो हो जाए, ब्रिज वाली कहानी हो। यहां ब्रिज वाली कहानी कैसे है, जिसको इसको खोपड़े में नहीं गया जरा हैंड रेज करो तो। नहीं अभी भी हमको समझ नहीं आया कोऑर्डिनेशन पोजीशन। हाँ जी, गुड, बोला अनुष्का। सर डिफरेंस ही समझ में नहीं आ रहा है, आप बोल क्या रहे हैं। अच्छा डिफरेंस ही समझ, यहाँ कितना डब्बा दिख रहा है अनुष्का, 2 पिछले वाले केस में कितना डब्बा आपको दिख रहा था, सिंगल। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल डब्बा में जो एक्सचेंज होगा लिगेंड वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन होगा। यही तो मैं कब से बोल रहा हूँ कि एक ही डब्बा है उसमें दो मेटल एटम है, वहां जो एक्सचेंज होगा तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन कहलाएगा, दो डब्बे के बीच में एक्सचेंज होगा तो कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। डन है, अब डन है, बढ़िया, चलो। हाँ जी, और किसको डाउट, जरा हैंड रेज करो तो, और किसको किसको समस्या है, नहीं है, चलो अगला। अब यहां पे कोई बोल सकता है कि सर यहां तो आप ये जो लिगेंड है, लिगेंड के बदला यहां तो सेंट्रल मेटल एटम ही बदल गया है, यहाँ Cr यहां भेज दिए और ये CO को यहां भेज दिए। अरे बाबू, Cr को यहां भेजे, CO को यहां भेजे, इस चीज को मैं उल्टा ऐसे नहीं कह सकता कि पूरा अमोनिया उठा के मैंने इसके साथ भेज दिया और पूरा CN उठा के इसके साथ भेज दिया। तो मैं सेंट्रल मेटल एटम को क्यों बोलूं कि बदला, मैं सीधे बोलता हूं कि यहाँ पे पूरा लिगेंड, यहाँ पे पूरा लिगेंड एक्सचेंज हो गया। जब पूरा ही एक्सचेंज हो जाएगा तो उसको तुम कह सकते हो कि भैया वो क्या हो गया, अपने पास एक तरीके का सेंट्रल मेटल एटम एक्सचेंज हो गया, पूरा लिगेंड चेंज कर दिया। यही तो किया, और क्या किया, पूरा अमोनिया इसके साथ Cr के साथ आ गया, पूरा CN CO के साथ आ गया, काम खत्म। तो सेंट्रल मेटल एटम लिखो या ना लिखो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल वैष्णवी, जब कभी भी कोऑर्डिनेशन पोजीशन होगा तो वहां बीच में ब्रिज जरूर होगा, ठीक है। और किसी को यहां तक में कष्ट है तो बता दो भैया, यहां तक में हमको कोई चीज भेजे में नहीं जा रहा है, ऊपर से चला गया है। जल्दी से बता दो किसको किसको अभी तक में कष्ट है, भेजे में नहीं गया है। चलिए ठीक है, बढ़िया। पहले वाला स्लाइड अच्छा लिखा नहीं है ना अभी, चलो लिखो लिखो फटाफट से लिखो। कोऑर्डिनेशन लिख लिया है क्या, कोऑर्डिनेशन लिख लिया है, क्या बोल रही है निधि, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म समझ नहीं आया ऐसा बोल रही है। बस कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, अच्छा पहले का चैट था, ओ ठीक है।
चलो ठीक है, लिख लो एग्जाम्पल। किसका है? कोऑर्डिनेशन का है ये। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट है दैट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो में जो सबसे पहला है दैट इज ज्योमेट्रिकल। सो हम इसके बारे में बात करते हैं। अब याद करो कि भैया स्टीरियो किसके वजह से होता था, तो मैं बहुत ज्यादा इस पे डिटेल्स में चर्चा की जरूरत ही नहीं है। हमको पता है ड्यू टू अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट, भैया कौन किसके रिस्पेक्ट में कहां रखा हुआ है, इसके वजह से ये आता है। तो ड्यू टू अरेंजमेंट्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। हमको पता है बिल्कुल कार्बन वाली कहानी है, सिस ट्रांस वाली कहानी है, वही बिल्कुल, कुछ अलग नहीं है उससे, ठीक है। सो ज्योमेट्रिकल बेसिकली क्या होता है? तो भैया ज्योमेट्रिकल का मतलब हुआ कि अगर आपके पास कहीं पे भी रिलेटिव पोजीशन बदला जिसके वजह से एंगल बदल गया, कहीं पे भी अगर आपके पास रिलेटिव पोजीशन बदला जिसके वजह से एंगल बदल गया, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। अब ये ज्योमेट्रिकल कौन कौन दिखा सकता है, तो चलो भैया जरा इस पे बात करते हैं और ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो देखो ज्योमेट्रिकल में हम दो कहानी पढ़ा करते थे, हमने पहले दो कहानी पढ़ी है, सिस और ट्रांस। सिस ट्रांस बिल्कुल वही कहानी है। क्या होगा भैया सिस? तो मान लो ये सेंट्रल मेटल एटम है और यहां पे अपने पास चार लगे हुए हैं, ए और यहां पे मान लो एक लगे लिगेंड लगा है बी, और यहां लिगेंड लगा है बी। यहां पे हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है और यहां पे कहानी ऐसी है कि यहाँ ए लगा है, यहाँ ए लगा है, यहाँ बी लगा है, यहाँ बी लगा है, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर भैया अगल बगल में लगेगा तो ये क्या कहला जाएगा? सिस कहला जाएगा, और अपोजिट पोजीशन पे लगेगा तो ट्रांस कहला जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को देख के एक बात जो दिमाग में पहले आ जानी चाहिए कि भैया ये तभी पॉसिबल है जब अपने पास या तो DsP2 बने, या तो DsP2 बने, या तो sp3d2 बने। sp3 में सिस ट्रांस नहीं हो सकता, हमको पता है sp3 में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि sp3 तो टेट्राहेड्रल होता है और टेट्राहेड्रल में सिस ट्रांस नहीं होता, वहां ऑप्टिकल आ जाता है, ठीक है। तो हमको ये चीज पहले से पता है। चलिए, तो सिस और ट्रांस का मतलब क्या हुआ? सिस का मतलब हुआ अगल बगल, ट्रांस का मतलब हुआ अपोजिट पोजीशन। मतलब अगर हम इसको ऐसे सीधे सीधे लिख दें तो आगे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अगर सिस हुआ तो अपने पास जो एंगल है वो 90 डिग्री का रहेगा, और अगर ट्रांस हुआ तो एंगल जो है ये अपने पास 180 डिग्री का हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट पोजीशन पे तो 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और अपने पास ए और बी क्या है भैया? तो ए और बी अपने लिगेंड है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं ए और बी क्या है? लिगेंड्स हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि कौन दिखाएगा ज्योमेट्रिकल, कौन दिखाएगा ऑप्टिकल? तो अभी रुक जाओ, अभी ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिखता हूं, DsP2 sp3 sp3d2 या D2sp3,
कौन कौन क्या क्या दिखा सकता है, कौन ज्योमेट्री कौन कौन ऑप्टिकल दिखाएगा, ठीक है। तो पहले इनका स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर देखेंगे ज्योमेट्रिकल कौन दिखाएगा, फिर देखेंगे ऑप्टिकल कौन दिखाएगा। DsP2 स्ट्रक्चर कैसा होता है भैया, स्क्वायर प्लेनर। sp3 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। sp3d2 कैसा होता है भैया, तो हमको पता है दिस इज अ ऑक्टाहेड्रल, तो ऐसे ऐसे एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। और इसकी भी कहानी कैसी है, ऐसी ही है। अब सवाल उठता है भैया कौन कौन से आइसोमरिज्म दिखा सकते हैं, चलो तो हम फटाफट से यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से आइसोमरिज्म दिखा सकते हैं। चलो, ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा। sp3 ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाएगा, ऑप्टिकल दिखाएगा, ये दोनों दिखा सकता है, ये दोनों दिखा सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो है ना ये 90 और 180 वाला भी खेल हो जाएगा, यहां यहां तो 90 और मान लो यहां और यहां तो 180, ठीक है। तो यहां दोनों पॉसिबिलिटी बनती है कि भैया यहाँ 90 वाले भी पॉसिबिलिटी है और 180 वाली भी है, तो ज्योमेट्रिकल दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे कायरल वाली भी कहानी हो सकती है, क्योंकि सारे ग्रुप अगर अलग अलग हो गए तो हमको पता है कि मिरर इमेज जो है सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल की भी संभावना बनती है। तो ये 6 वाले केस में दोनों ही होंगे। 4 वाला जब होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इस केस में अगर DsP2 है तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल और sp3 है तो सिर्फ ऑप्टिकल दिखाएगा, ठीक है। मुझे ये बता दो कि स्टेप, किसी को दिक्कत है कि भैया ये समझ नहीं आया तो मुझे बता दो फटाफट से कि क्या इसमें क्या चीज समझ में नहीं आया। बाकी हम एक एक करके सबके एग्जांपल देखेंगे, सारे केसेस के एग्जांपल देखेंगे कि शीर्ष ट्रांस किस में कैसे क्या हो सकता है, ऑप्टिकल में क्या क्या हो सकता है। 6 लिगेंड हुए तो ट्रांस का पोजीशन 2 पॉसिबल है, बहुत सारे पोजीशन पॉसिबल है शिवम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल। यहाँ पे पहले जैसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि बस एक ही पॉसिबल होगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। चलिए, तो जब आप हेडिंग डालिए स्टीरियो आइसोमर्स, उसके बाद पहले इसको बनाइएगा और फिर ये वाला एग्जांपल लिखना है आपने ज्योमेट्रिकल, ये समझाने के लिए बताया। तो पहले आप इसको बनाइए, ये पूरी कहानी फटाफट से कॉपी में अपने स्टीरियो हेडिंग डालिए और इस पूरे कहानी को बना लीजिए। डेफिनेशंस वगैरह स्टीरियो का नहीं लिखवा रहा, ऊपर में लिख दिया शॉर्ट में, वैसे जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो पहला आपका काम है इस चीज को लिखना और उसके बाद वो पूरी कहानी बनाना। स्टीरियो का ये लिखिए, फिर ये पूरी कहानी बनाइए और फिर ज्योमेट्रिकल हम पढ़ेंगे आराम से। प्रीवियस स्लाइड करो, रिया पहले इसको बना लो, मैं पीछे कर दूंगा तो हेडिंग डाल देना, पहले इसको बना लो, ठीक है। हेडिंग डाल देना फिर और आगे कहानी लिख लेना, पहले इसको बना लो थोड़ा सा जगह छोड़ के। EZ, बिल्कुल निधि, यहां हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए ठीक है, मैं पेज पीछे कर दे रहा हूं।
चलो ठीक है, ठीक है, तो फिर अपन अगले क्लास में इसके आगे कहानी कंटिन्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म, उसके बाद अपन पढ़ेंगे CFT, ठीक है। तो आज की सभा में यहीं पे विराम लगाते हैं, अगले क्लास में आगे कहानी पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या क्या सीस ट्रांस कैसे होता है, फिर अपने पास पढ़ेंगे वही पुरानी कहानी कि भैया मिरर इमेज है नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, तो थोड़ा सा आप पढ़ के आइएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह भी थोड़ा पढ़ के आइएगा, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो इसी के साथ अपन सब यहीं पे विराम लगाते हैं, अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे इसके आगे की कहानी, ठीक है। चलो बढ़िया। हाँ मॉड्यूल के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो सकते हैं, बिल्कुल ट्राई करो, बिल्कुल आसानी से होंगे, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन।